हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एटी जोन में। जैसा कि आज मैंने आपको कहा था कि संडे के दिन मेरा जो वीडियो है वो अवकलन पे एकदम कंफर्म है कि आएगा। तो मैं आज ये वीडियो बनाने आ रहा हूँ संडे के दिन। ठीक है, मैं इसको आज ही पोस्ट भी करूंगा। ठीक है, जो बच्चे 12th के थे उनका लगातार ये कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th का भी पढ़ाइए, क्लास 12th का भी पढ़ाइए। और ऐसे बहुत सारे वो सिम्टम्स दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आपका एग्जाम फरवरी लास्ट या मार्च से स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि मार्च में या फरवरी लास्ट तक आपका एग्जाम एकदम कंफर्म है कि पढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो सांतत्य और अवकलनीयता चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि आपके एग्जाम का 1/3 जो कहते हैं ना, मैथ्स का जो 1/3 मार्क्स है, सॉरी 1/3 नहीं कर सकते, 2/3 करके चलिए कि 2/3 मतलब कि लगभग इसमें 65% क्वेश्चन जो है आपके इसी से होंगे। सिर्फ जो आपका कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस कैलकुलस से आपके लगभग के जो क्वेश्चन है, आपके 65% क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से होंगे। और जब इस चैप्टर से 65% क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये चीज जानना बड़ा ही जरूरी है कि आपको ये लगेंगे कैसे। क्योंकि आपके एग्जाम में हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो होगा ये इसी चैप्टर से आएगा। मतलब इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। आपका पहला ये 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया और एक 9वां हो गया। मतलब लगातार 4-5 जो चैप्टर है ना, जैसे आपका अवकलन, ये सांतत्य अवकलनीयता हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग हो गया, समाकलन हो गया। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग हो गया। तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं इसी कैलकुलस पे, इसी कलन पे। ठीक है, कैलकुलस मतलब कलन ही है। ठीक है, पहले जब हम लोग के समय में ये कैलकुलस का एकदम अलग बुक होता था। ठीक है, अभी जो है नए नए पैटर्न पे नए नए जो बुक्स आ रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आपके सिर्फ सांतत्य और अवकलनीयता पे एक अलग से मतलब चैप्टर बुक नहीं बनाया गया है। चैप्टर में ही मतलब बुक में ही आपका एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आज सांतत्य और अवकलनीयता के बारे में पहले समझते हैं कि सांतत्य और अवकलनीयता होता क्या है। पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, और मैं उनको हाथ जोड़ के मतलब मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज जो है मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट से आज 500 की ये फैमिली बन गई है। ठीक है, अब आगे चल करके अगर आप लोग का ऐसा ही स्नेह प्यार रहा तो आगे ये फैमिली और भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम से पहले प्रिपेयर्ड हो जाएं। ठीक है, प्रिपेयर्ड हो जाए, और प्रिपेयर अगर आप होते हैं तो हम भी होते हैं, और हम आपको प्रिपेयर करेंगे, आप हमको प्रिपेयर करेंगे। क्या है कि आप ये जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप शेयर करिए। ठीक है, देखिए दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं है, मोबाइल चलाना है आप चलाइए, लेकिन ये एग्जाम जब टाइम आता है ना, आपका लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, सुबह सुबह ही मेरा एक स्टूडेंट है जिसने फोन किया, हाई स्कूल का, उसको एग्जाम देना है। ठीक है, उसने फोन किया कि सर क्या है कि हमें डर लग रहा है कि पता नहीं हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है ना, एग्जाम जो होता है, एग्जाम के जो लास्ट के जो 3 महीने होते हैं ना, वो लास्ट के 3 महीने ही वो फाइनल होता है। ठीक है, वो आपका वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 3 महीने में अगर नहीं पढ़ रहे हैं, मन से नहीं पढ़ रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए कि लास्ट के 3 महीने में आपको कुछ भी करके 5 घंटे अपने लिए निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। अगर 5 घंटे अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना, तो आप वो उम्मीद छोड़ दीजिए कि हाँ आप टॉप में से कहीं आएंगे। आप बस पास हो जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन आप वो मार्क्स नहीं ला सकते जो आपको चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री आपको नहीं मिल पाएगी जब तक आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो आपको हमेशा तत्पर होना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा। और अगर मोबाइल रखे हैं तो मोबाइल सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसका हमेशा गलत ही यूज करें। मोबाइल पे ही आजकल हर एक सुविधा दी गई है, वो अगर आप उस पर लगे हैं तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक बात समझ में आएगी, अगर आप उसे समझना चाहेंगे तो। ठीक है, तो हम बात को ज्यादा न घुमाते हुए हम यहाँ पे आते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है, सांतत्य और अवकलनीयता पे। सांतत्य और अवकलनीयता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या जानना है, सबसे पहले हम ये समझते चलते हैं। ठीक है, सांतत्य में जो है हमारा जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, ठीक है, सांतत्य पहले तो ये हम समझें। ठीक है, जैसे सांतत्य दिया हुआ है, सांतत्य जिसको हम कंटिन्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी कहते हैं, सांतत्य मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपको जानने के लिए सबसे पहले 11th का एक चैप्टर जो दिया हुआ है, अवकलन, अवकलन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
कई सारे बच्चे हैं जिसको अवकलन अवकलज ये सब चीजें लगती है, सर अवकलन और अवकलज में क्या डिफरेंस है। देखिए अभी हमारा ये पॉइंट नहीं है कि अवकलन और अवकलज में डिफरेंस क्या है, हमें बोर्ड का एग्जाम देना है, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि ये अभी दिसंबर मिड आ गया है लगभग, और दिसंबर में ये हम आपको दे रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड होना है। आपको ये एग्जाम में ये हिंदी का नहीं चल रहा है कि आपको पूछेगा कि अवकलन और अवकलज में अंतर बताओ, ऐसा नहीं हमको आने वाला है। हमको पढ़ना है कि सांतत्य क्या है, अवकलन क्या है, हम अवकलज करते कैसे हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में सीखना है। तो आप वो सब छोड़िए, आपको अब जो ज्ञान लेना था ना वो आपके पिछले समय में लेना चाहिए था, ठीक है। अभी क्या है, हमारा मेन फोकस जो है हमारे पढ़ाई पर होना चाहिए। हम किसी चीज को, देखिए सबसे पहले तो आप एग्जाम में एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं उलझना नहीं है इन सब बातों में लेकर के ना। कई लोग होते हैं उलझाने का काम करते हैं कि हाँ पहले अवकलन में अवकलज क्या होता है ये पता करो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या पता करके करेंगे हम, हमको एग्जाम देना है ना। एग्जाम जब देना है तो हम एग्जाम पे फोकस करें, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। और मैथ्स के एग्जाम में तो एकदम क्लियर माइंड होना चाहिए, आ रहा है तो ठीक है, अगर आ रहा है तो आ जाओ, नहीं आ रहा है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहा है उसी को हमें बस अपने पास रखना है। ज्यादा अगर हम उलझन लेके चलेंगे ना तो जो हमको आ रहा है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप बस इस पर फोकस करिए कि हमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जो है, संतत, कोई फलन संतत कब होता है इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो संतत कब होता है इस चीज को जानने के लिए जो हमारा प्रीवियस चैप्टर जो 11th में दिया हुआ है ना, वो चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो समझिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। उस चैप्टर पे अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th पे अभी हमारा फोकस नहीं है, और अभी हम पुराने जो टॉपिक्स हैं उसको उठाने वाले नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम से रिलेटेड है वो बताना है, ठीक है। तो सांतत्य जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी जानने से पहले आपको सीमा जाननी पड़ेगी, ठीक है। ये जो है ये जुड़ी हुई है, एक पॉइंट है सीमा, ठीक है, सीमा से, जिसको हम लिमिट कहते हैं, ठीक है। लिमिट कहते हैं। अब लिमिट नाम सुन करके कई लोगों के मन में गुदगुदी आ गई होगी कि हाँ भाई लिमिट होता क्या है। लिमिट पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, लिमिट्स के बारे में कई लोगों ने सुना होगा कि लिमिट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसी को ध्यान रखिए कि हमको LHL और RHL के बारे में जानना है, ठीक है ना, RHL के बारे में जानना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये होता क्या है समझ लीजिए। लेफ्ट का मतलब आप जानते हैं बाया है, ठीक है, और सॉरी, और राइट का मतलब यहाँ पे दाया है, ठीक है ना। तो हमको दाहिने और बाएं इन सब लिमिट्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो प्रीवियस में आप जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर हम बाई सीमा की बात करें, ठीक है, बाई सीमा के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसमें हमको एक चीज बताई जाती थी कि बाई सीमा अगर हमको देखना है तो मतलब हमको वहां पे माइनस में जाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमको फलन का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, x माइनस एच, ठीक है ना, वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता था। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जहां पे हमको जो वैल्यू दी जा रही है इसके लेफ्ट साइड में हम बढ़ते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में आते जा रहे हैं, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। अगर हम उस वैल्यू के राइट साइड में जा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अब हमको ये जो h का वैल्यू क्या है, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। इसको हम एकदम निग्लिजिबल मान सकते हैं, बहुत छोटा सा मान, ठीक है, जिसको मतलब हम मान के चलिए इसमें 0.001 अगर हम इसमें बढ़ते हैं इधर की साइड में, तो हम लेफ्ट साइड में तो आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। और जो इसमें से ही तो कम हो रहा है, जब इसमें से कम होगा, जैसे आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, और सपोज करिए कि किसी चीज का टैक्स आपने दे दिया, बहुत कम अमाउंट का टैक्स आया हुआ है उस पर, मान लीजिए कि 10 रुपए पे आपका, ठीक है, अगर 1% का आता है, ठीक है, तो आप उसमें से 10 रुपए में से अब जो एक निकालेंगे तो 0.1 निकालेंगे आप उसमें से, तो 0.1 उसके लिए बहुत स्मॉल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो हम माइनस ही तो करेंगे ना उसमें, तो उसको हम जैसे मान लेते हैं कि वो निग्लिजिबल है, ठीक है। अगर हमको कोई कह दे कि 0.99 का मतलब हमारा मान के चलिए 1 के ही बराबर है, ठीक है, वही मान के चलिए कि आप उसमें से बहुत छोटा सा अमाउंट माइनस कर रहे हैं जो निग्लिजिबल हो सकता है, ठीक है, तो वो हमारा लेफ्ट साइड में अगर हम कम कर रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। अगर हम वही कह दें कि जैसे क्या है कि हमारे पास करोड़ों रुपए, सपोज करिए, मेरे पास वैसे है नहीं, आपके पास होंगे शायद, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए कि करोड़ों रुपए हैं और उसमें कह दिया जाए कि उसमें आज मुझे किसी ने लाके 1 रुपया और दे दिया, तो अब मैं किसी को ये अमाउंट बताने नहीं जाऊंगा कि हाँ मेरे पास करोड़ रुपए थे और करोड़ में एक और ऐड हो गया मेरा,
हम फिर भी यही कहेंगे कि हाँ मेरे पास करोड़ है। वैसे ही मान लीजिए हमारे पास जो अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट में एकदम छोटा सा अगर कोई अमाउंट और जोड़ दिया जाता है तो उससे हमारे वैल्यू में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब हम इसको बोलेंगे कि राइट हैंड साइड की साइड में जा रहा है, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया, क्योंकि लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो लिमिट हो गया, ठीक है। तो ये जब हमारा अमाउंट कुछ कम होगा, मतलब हमको जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा तो हम उस समय क्या करेंगे, उस समय हम यहाँ पे यूज करेंगे x माइनस एच का, ठीक है। और जब राइट हैंड लिमिट की बात आएगी मतलब वो हो गया हमारा दाया साइड, ठीक है। दाया साइड हो गया तो दाई सीमा, ठीक है, दाई सीमा की साइड जब तक जाएंगे तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे x प्लस एच। ये चीज जो है डीपली में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ के भी थ्रू इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि फलन पहले संतत कब होगा और असंतत कब होगा, ठीक है। ये चीज तो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फलन संतत कब होगा। तो फलन संतत कब होगा इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे संतत दिया हुआ, संतत जिसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। कंटिन्यूअस जो है इसका हम अर्थ बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, मतलब अगर हम छोटे क्लास से, जो कि आपका जो जनरेशन है, मतलब जनरेशन में हम लोग बहुत ओल्ड नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी आप ही की जनरेशन के हैं, बट देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन वी एंड यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर संतत जो है कंटिन्यूअस को कहते हैं, तो कंटिन्यूअस का वर्ड जो है, कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है समझते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हैं कि लगातार होता है, क्रम से होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्रम से होता है, लगातार होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वर्ड को हम ग्राफ के थ्रू समझें तो समझिए कि जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम किसी एक पैराबोला को लेते हैं, ठीक है ना, पैराबोला को लेंगे तो वो कैसे जाएगा, ठीक है, ये चला गया, ठीक है, जा रहा है ना। आपने देखा कि ये वैल्यू यहां से आया, ठीक है, ये ऐसे होके चला गया, ठीक है। तो आप एक चीज इस पे नोटिस करिए कि हमने यहां से रखा कलम, और ये कलम हमारा जो है डायरेक्टली ऐसे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और ये कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये फिर ऐसे आगे बढ़ गया, ठीक है। तो जब हम किसी फलन को सिद्ध करें या कोई ग्राफ बनाए और जहां पे हमारा कलम न उठे, ठीक है ना, ऐसे मोटी मोटी भाषा में समझिए कि अगर हमारा कलम नहीं उठ रहा है, एक जो ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि जब हम फलन दिखाते हैं किसी को तो उस फलन का कहीं ना कहीं एक चित्र दिखाते हैं, ग्राफ के थ्रू हम उसको समझाते हैं। यहाँ पे हम जब बना रहे हैं तो देख रहे हैं हमारा कलम उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो फलन है ये संतत है। आप इस चीज को बस दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें अगर हमारा कलम नहीं उठता है, ठीक है, मतलब एक बार में ही हमने पूरे फिगर को कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि फलन हमारा संतत हो गया, ठीक है। अब कई तो असंतत कब होगा, ठीक है, तो असंतत कब होगा, आपने कई सारे ग्राफ्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें जो टूट जाते हैं, ठीक है ना, जो टूट जाते हैं फलन, ठीक है, जिसमें अलग अलग कई सारे वैल्यूज आते हैं, ठीक है। या हम मान लें कि चलिए यहाँ पे ये x पर इतना एक्स वाई हो गया, ठीक है, मतलब जो हम चित्रण बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक ऐसे चला गया, ठीक है, या हम ऐसे मान लें कि ये जो है, ठीक है, यहां से क्या फिर एक दूसरा वैल्यू ऐसे सीधा चला गया। अब आप तो यहां से देखिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू जो जा रहा है, यहां से ये गई रेखा, यहां से टूट गई, फिर यहां से स्टार्ट होती है और यहां से आगे जाती है, ठीक है। तो हमारा जो चित्रण है वो डायरेक्ट एक जगह से मिल नहीं रहा है, टूट गया है, अलग अलग भागों में है, ये अलग पार्ट में है, ये अलग पार्ट में है। तो अगर इस तरीके का ग्राफ हमारा कहीं बनता है, अगर इस तरह का कोई फलन दिया गया हो जिसमें वैल्यूज रखने के बाद, वैल्यूज को जब हम रखते हैं, रखने के बाद अगर वो टूट जाए, अलग अलग हो जाए फिगर, तो हम कहेंगे कि वो फलन जो होगा वो असंतत होगा। ग्राफ के थ्रू आप इस बात को दिमाग में एकदम आसानी से बैठा सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं तो ये जो क्या है, ये रेखा एकदम ऐसे सीधे चली जा रही है, एक बार हमने इसको बना दिया कोई दिक्कत नहीं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने एक यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऐसे सीधे लेके आए और यहाँ से लेकर के हम चले गए, तो ये भी फलन जो इसका होगा ये क्या होगा, ये हमारा मान लीजिए हम जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फलन हो गया, ये हमारा मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स, ऐसा कुछ भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का एक समीकरण हो गया, कोई भी समीकरण ले रहे हैं, लेकिन ये क्या है, सीधा एक बार हमने पेन रखा है बना दिया, यहाँ पे एक बार कलम रखा बना दिया। तो इस तरह का फलन जब बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो फलन है ये संतत है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है,
कंटिन्यूस क्यों नहीं है? यहाँ पे हमने ग्राफ यहाँ तक लेकर आए, ओरिजिन पे आने के बाद हमने अपना ओरिजिन चेंज करके यहाँ से स्टार्ट कर दिए फिर से, तो ये फलन क्या हो गया हमारा? असंतत हो गया। ठीक है, यही तरीका है फलन को संतत और असंतत समझने का। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि फलन संतत और असंतत कब होगा, क्योंकि अभी तो ये बेसिक चीजें जो है इसके बारे में हमने बता दिया कि लिमिट्स कैसे हम रखते हैं। लिमिट्स कैसे रखा जाता है आपको मैंने बताया कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे x माइनस एच रखेंगे, और जब फलन जो हमारा मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमको अगर राइट हैंड लिमिट रखना है तो वहां पे x प्लस एच का यूज कर देंगे। ठीक है, वो जो h अमाउंट है इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट विच कैन बी निग्लेजिबल। ठीक है, मतलब जो एकदम निग्लेजिबल भी हो सकता है, तो वो दोनों अमाउंट्स को हम समझ लेंगे कि वो क्या है, वो हमारा लिमिट हो गया। ठीक है, अब हम ग्राफ के थ्रू समझें कि फलन संतत कब होगा। फलन संतत कब होगा? जब हम किसी चीज को, जैसे क्या है कि आप जब बनाएंगे फलन, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर बाई चांस आपको ग्राफ बनाने के लिए दे दिया गया, ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि वो फलन जो बनाए हैं, जो हमारा चित्र बन रहा है उस पर, वो क्या एकदम कंटिन्यूअस है या हम कहीं से तोड़ तोड़ करके कई हिस्सों में बना रहे हैं। अगर आपका कलम कई बार हट जा रहा है या टूट जा रहा है, तब आप समझिए कि इसका मतलब वो फलन हमारा संतत नहीं है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली बन रहा है तभी आप कहेंगे कि वो फलन क्या होगा, संतत होगा। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलने के लिए, ठीक है, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा दें, उसके बाद तो आपको क्वेश्चन में ले चलता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देखने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक फलन है एफ एक्स, ठीक है, जिसमें x प्लस 5 यदि x का वैल्यू रखने पर एक से छोटा वैल्यू रखने पर या बराबर रखने पर फलन संतत होता है कि नहीं होता है, या x एक से बड़ा वैल्यू लेने पर क्या फलन संतत होता है या नहीं होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पॉइंट जिस पर टूट रहा है उस पॉइंट की बात करें, तो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, मतलब जो फलन है वो किस पर टूट रहा है, एक पर टूट रहा है। ठीक है, फलन जो है वो एक पर टूट रहा है, तो हम एक से ही स्टार्ट करते हैं, x बराबर एक पर ही हम इसको जांच करेंगे। ठीक है, फलन x बराबर एक पर जांच करें तो क्या है कि f(x), ठीक है, f(x) की बात करें तो x बराबर एक लेने पर हमको कौन सा फलन लेना होगा, देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कि x बराबर एक पे भी ये फलन क्या है, इतना हमको लेना है, तो हम लेंगे x प्लस 5। ठीक है, ये हम लेंगे, और जब हम x की जगह पे एक रखते हैं, ठीक है, x की जगह पे एक रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1 धन 5 बराबर, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा f(x) का वैल्यू। जब हम वैल्यू को, मतलब यहाँ का जो वैल्यू हमको रखना था जिस पर टूट रहा था वो फलन, उसको हमने यहाँ पे x की जगह रख दिया, तो हमारा वैल्यू निकल गया 6। ठीक है, ये हो गया हमारा फलन का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हमको तीन चीजें निकालनी होंगी। देखिए, हमको सातत्य का नियम अगर सिद्ध करना है तो सातत्यता सिद्ध करने का सबसे जो मेन फार्मूला है, ठीक है, वो शायद हम आपको अभी बताना भूल गए थे, एक बार बताते हैं कि अगर फलन f(x) का मान, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वो फलन क्या होगा, वो फलन जो होगा वो सातत्य होगा। या उसको किताबी भाषा में अगर आप कहना चाहते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जो भी दिया गया हो, ठीक है, a पर अगर कोई फलन लिया जाए, ठीक है, और वो उस फलन के जो x का वैल्यू ले रहे हैं उस पर वो फलन आ जाए, उसके बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह फलन क्या होगा, ये फलन संतत होगा। ठीक है, फलन संतत कब होगा, जब इस तरीके के कंडीशंस अप्लाइड किए जाएंगे, यूटिलाइज किए जाएंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ ये फलन क्या है, संतत है। ठीक है, तो हम अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने चेक कर लिया हुआ है कि x बराबर 1 पर वैल्यू कितना आ गया, जो हम इसके थ्रू चलते हैं। देखिए, मोरल चीजें जो है आप थ्योरेटिकल चलेंगे, ठीक है, तो आपको परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चलेंगे तो हर बुक में हर एक राइटर के हिसाब से अलग अलग चीजें दी गई होती है। ठीक है, आप जो उसकी बेसिक नॉलेज है ना, कोई भी चीज जो है वो प्रैक्टिकली समझा जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली समझा जाता है, इसको कहीं यूटिलाइज करना होगा फार्मूला, तो आप ये पहला वाला जो दिया गया है ना, इसी को यूटिलाइज करेंगे। आप f(x) निकालेंगे, LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, वहां पे अगर तीनों वैल्यू बराबर आ गए मतलब फलन हमारा संतत हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमने x प्लस 1 पे निकाल दिया। ठीक है, ये हमने f(x) का वैल्यू निकाल दिया। अब जो है हम निकालते हैं किसका वैल्यू, अब हम निकालते हैं LHL का। ठीक है ना, LHL की बात करें, ठीक है, LHL की जब बात करेंगे तो हमको फलन क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम h तो लेना पड़ेगा, ठीक है, x माइनस h लेना पड़ेगा।
क्योंकि हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जब जाते हैं तो उसमें से एक छोटा सा अमाउंट हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये छोटा सा जो अमाउंट है इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस जब करेंगे तो अब यहाँ पे हमें यह देखना है कि माइनस करने के बाद हमारा होता क्या है, ठीक है। एक्स या अगर x में से h माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो हमको क्या लेना था, x इक्वल टू हमको तो 1 ही लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फलन रखते हैं f x माइनस h। एफ एक्स माइनस जो h है वो डिनोट कर रहा है किसको, लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब लेंगे तो फलन जो हमारा है, अगर कम लेते हैं, देखिए एक से कम वैल्यू हो गया, जब x में से एक घटा, x का मान कितना है, एक है, और एक में से कुछ घटा दिए तो एक से कम हो जाएगा। तो एक से कम के लिए कौन सा फलन लेना है, x प्लस 5 लेना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे फलन ले लिया x धन 5, सॉरी x धन हमने यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो x का वैल्यू हमको लेना चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू कितना हम लेंगे, x का वैल्यू हम लेंगे 1 माइनस h, ठीक है ना। x का वैल्यू 1 माइनस h रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, x का वैल्यू 1 माइनस h लेंगे तो क्या होगा यह देखते हैं। यहां पे जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस h, ठीक है, प्लस 5। चूंकि h का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, h का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, इसलिए किसी भी फलन में जब हम h का वैल्यू रखते हैं तो वहां पे h टेंस टू 0 रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे fx माइनस h तो रख रहे हैं, बट वी विल राइट हियर x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने फलन क्या लिख दिया, यहाँ पे x टेंस टू 0 रख दिया, मतलब x का वैल्यू हमको 0 रखना है। चूंकि यहाँ पे कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो नंबर्स ही हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस h प्लस 5, ठीक है। तो h का वैल्यू बस हमको रखना है, क्योंकि बाकी सब तो नंबर्स है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू कितना, 0। तो जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 5, इट मीन्स 6। इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 6। चलिए अब तो क्या है कि मन में लड्डू फूट गए, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दोनों वैल्यू हमारे 6 हो गए। तो इसका मतलब LHL और हमारा FA का वैल्यू दोनों बराबर आ चुका है। अब हमारे पास एक लास्ट काम बचा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है, RHL का वैल्यू निकालना। RHL का वैल्यू हम देखते हैं कैसे निकलेगा। RHL का वैल्यू निकालते हैं, बड़े ही कम शब्दों में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो इतना भी लंबा ना हो कि आप लोग ज्यादा बोर हो जाएं, ठीक है। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं किसका, RHL का, ठीक है। RHL के लिए हम क्या करेंगे, RHL के लिए याद है बच्चों, ठीक है, कि RHL के लिए हमको फंक्शन में fx प्लस h लेना पड़ेगा। बताया था क्यों लेना पड़ेगा, ग्राफ के थ्रू। अभी इस चीज को जो है ना, मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। पहले आप इसको समझिए, फिर ग्राफ के भी थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे x प्लस h जब लेंगे हम, ठीक है, तो x प्लस h पे हमको क्या करना है, x प्लस h के लिए हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए ये हो गया f x प्लस h where x टेंस टू 1, टेंस टू मतलब एक की तरफ मान इसका है, ठीक है ना। तो x टेंस टू 1 है, यहाँ पे ले रहे हैं। तो फलन हमारा, जब हम x से अधिक लेंगे, मतलब एक से अधिक का जब मान रखेंगे, तो एक से अधिक का मान हमको किस में रखना है, इसमें रखना है, ठीक है ना। तो फलन यहाँ पे क्या लिया जाएगा, x माइनस 5 लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 5 लिया जाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं, x माइनस 5 ले लिया, तो फिर हम यहाँ पे x के जब यूटिलाइज करेंगे ना इस वैल्यू को, x प्लस h रखेंगे हम, तो यहाँ पे रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस, अच्छा x का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस h माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू fx प्लस h में जब हम यहाँ पे h टेंस टू 0 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान हो जाएगा हमारा कितना, 1 धन 0 माइनस 5 मतलब माइनस 4। अब यहाँ पे खेल बदल गया है, 6 यहाँ भी आ रहा था, 6 यहाँ भी आ रहा था, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस 4। तो जब दोनों वैल्यूज क्या हुए कि चेंज हो गए, यहाँ पे हम देख रहे हैं अब कि यहाँ पे एक वैल्यू जो था हमारा यहाँ पे बराबर आ रहा था, लेकिन ये वैल्यू जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फलन क्या है, मोटे मोटे शब्दों में लिखेंगे फलन असंतत है, असंतत
है, ठीक है। फलन हमारा क्या हो गया, असंतत हो गया। हमको बस यही पता करना था। हमने यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे एक वैल्यू निकालना फंक्शन का, फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, और तीनों को देख लिया कि तीनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो कहेंगे फलन असंतत है। अब इस चीज को हम ग्राफ के थ्रू आपको समझाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ग्राफ के थ्रू ये बात समझ में आ जाएगी और आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसी के आधार पे सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे, ठीक है। तो हम आपको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये फंक्शन f(x) है, इसको हम y मान सकते हैं। y इक्वल्स टू आपका x + 5 जब दिया है, ठीक है। तो हमारे x और y जब हमको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक कैसे निकालेंगे, हम छोटा छोटा सा निर्देशांक लेते हैं, ऐसे मोटा मोटी में समझिए आप कि अगर x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इस फलन के लिए, ठीक है, क्या हमारे निर्देशांक हो सकते हैं। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना होगा, x = 0 मतलब y का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। और अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू हो गया -5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इस फलन के थ्रू देखें तो यहाँ पे हो गया आपका y = y x - 5 है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेंगे हम, ठीक है, x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा -5, और अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारे, मतलब इस दोनों फलन से हमने दो दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हमने यहाँ पे ये ग्राफ ले लिया, x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया आपका 1 -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो गया -6। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो गया -6, ठीक है। ये हमने आपका बना दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो अगर इसका हम बनाए, ठीक है, तो एक निर्देशांक हमारा यहाँ पे आएगा पहले फिगर के लिए, ठीक है, 0 और 5 लिया गया है, ठीक है। तो x का 0, ये हमारा ओरिजिन है 0, ठीक है, और y पे कितना है 5 है, y पे 5 है मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले को लिया जाए तो -5 यहाँ पे है, और x मतलब y 0 है मतलब y यहीं पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं, ठीक है। तो इनको हम मिलाते हुए ले जाएं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि x = 1 पर देखें, ठीक है, x = 1 पर इसका वैल्यू अभी हमने निकाला था, तो पहले फलन x + 5 के लिए कितना मान आ रहा था, x + 5 पे जब हमने इसको हल किया था लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा था 6, ठीक है। और जब x - 5 पे हमने सॉल्व किया, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में जाकर के, तब इसका कितना आंसर आया, तब इसका आंसर आया -4, ठीक है ना। तो हम इसको देखें तो ये अगर x = 1 पर चले, हम x = 1 पर चले तो ये वैल्यू कहां तक जाएगी, सिर्फ यहीं तक जाएगी, और यहां से ये क्या है, वैल्यू आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमने इस फलन में, देखिए आप ध्यान से, 1 से छोटा या बराबर तक का मान लेना है। मतलब हमारा ये जो ब्लॉक हो गया यहाँ पे, ये क्या है, ब्लॉक हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसके नीचे हम रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब हम दूसरे फिगर पे चलते हैं, दूसरा जो फलन है इस पर चलते हैं। x - 5 दिया हुआ है, x - 5 पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे निर्देशांक कितने हैं, 0 और -5। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, मतलब यहाँ पे निर्देशांक हो गया, ठीक। और इसके लिए 5 और 0 मतलब यहाँ हो गया। इसको भी अगर हम मिलाते हुए चलें, ठीक है, तो इधर आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसका वैल्यू देखा जाए तो x = 1 पर, मतलब x का मान अगर जब 1 से बड़ा लिया जाता है, 1 से बड़ा मतलब हम यहाँ पे भी नहीं ले सकते इसको, हमको एटलीस्ट यहाँ पे ब्लॉक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हम मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं -4, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह होता ना तो हम कहते हैं कि इसको एकदम पूरा हम भर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा भरा नहीं है, मतलब इसके ऊपर का ही मान लेना है हमको, इसके ऊपर का मान लेना है, यहाँ पे इसके नीचे का मान लेना है। तो अब आप बताइए कि ये फिगर कंटिन्यूअस आपको कहां से दिखाई दे रहा है। संतत होता तो हमने बताया था कि संतत होगा तो फिगर हम एक साथ बनाएंगे और उसको कहीं कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेखा इधर जा रही है और ये रेखा इधर जा रही है, कहीं पे इन दोनों के बीच में कोई भी
कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, कहीं भी कहीं जुड़ाव नहीं दिख रहा है। तो जब जुड़ाव नहीं है इन दोनों रेखाओं के बीच में, तो ये दोनों रेखाएं मतलब ये फलन संतत कैसे होगा? फलन संतत नहीं है, क्योंकि दोनों खंडित हैं, अलग अलग हैं, इसलिए फलन क्या कहलाएगा? असंतत कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक से अधिक के मान लेने हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको ब्लॉकेज खाली रखा है। ये ब्लॉक्ड है पूरा। ब्लॉक का मतलब है कि अब इसके आगे मान नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ पे एक से ही शुरू हो रहा है। यहाँ एक से शुरू नहीं हो रहा है, एक से ऊपर की वैल्यू शुरू हो रही है, मतलब एक भी नहीं लेना है हमको, यहाँ पे एक से बड़े वैल्यू लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लॉक खाली रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि फलन क्या है? असंतत होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फलन असंतत। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ग्राफ और क्वेश्चन के थ्रू आप समझा सकते हैं कि फलन संतत है या असंतत है। आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, इसको फैलाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो बिल्कुल दिखाइए। ठीक है, उन्हीं के लिए ज्यादा जरूरी है। देखिए अब हमको क्या है ना, अपने जो सपने हैं ना उनको बड़े रखने पड़ेंगे। ठीक है, और कहते हैं ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए। हम आपको ये पढ़ाएंगे और बिल्कुल समझाएंगे, आपको ये समझ में आएगा। आप बस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बोर्ड का एग्जाम देना है, उन बच्चों को दिखाइए और वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।